हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पे इतिहास। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग देखेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल से संबंधित लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन वहाँ से मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 MCQ जो निकाला है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बताइए कितना आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को आप सेट के थ्रू लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करते चलिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, आप ऑनलाइन बिल्कुल दे रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो पढ़ने का स्पीड और क्वेश्चंस को समझने का स्पीड होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चंद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए श्रीगुप्त। शासनकाल इनका क्या था? 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी जो राजा था चंद्रगुप्त प्रथम था, और वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, जिसने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के सामंत थे। बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, आपको कमेंट क्या करना है, जैसे 3 हुआ तो 3 का जो भी राइट आंसर है उसको आप 3 A B C इस तरह से लिख करके कमेंट करते चलिए। मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश में किसने धारण की थी? तो घटोत्कच गुप्त ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि 3 का C लिख करके आप कमेंट करते चलिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ, आपने जो राइट आंसर किया क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ संबंधित राजा है, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी ए का फर्स्ट के साथ। तो ए का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम बिना किसी सोचे समझे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। विल्सन अभिलेख की बात करें तो यहाँ पे हम कुमारगुप्त से संबंधित होगा। भीतरी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, और मंदसौर अभिलेख बंधुवर्मन याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? वो कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को टिक करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, आर्यभट्ट की रचनाओं के नाम बताइएगा। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कह सकते हैं संस्कृत। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? भारत का नेपोलियन कहकर के पुकारा गया किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। ठीक है ना, स्कंदगुप्त टिक करेंगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश में आपको बता दूं कि कला और स्थापत्य के लिए काफ़ी फेमस था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और गुप्त काल को ही आपको पता है कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास जो थे वो किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य भी थे। नेक्स्ट वन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, 70 मैंने क्वेश्चंस आपको बोला, तो ये 70 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के या प्रिपरेशन में लगे हुए।
इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होता है बौद्ध धर्म, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, भारत में स्थित, जो कि तकरीबन 29 चट्टानों को काट करके बौद्ध स्मारक गुफाएं जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ठीक है, इसको जोड़ा भी गया यूनेस्को धरोहर स्थल में। तो ध्यान रखेंगे कब, 1983 में। अगला प्रश्न, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भानुगुप्त, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में भारत आया हुआ था। फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, ये भी याद रखेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो गुप्त काल को ही जाना जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फाहियान कहाँ का निवासी था? देखिए जस्ट क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो चीन का निवासी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन थे, ये ध्यान रखेंगे। और ये किस वंश के शासक थे? तो राइट आंसर होगा वकाटक। ठीक है, वकाटक के ये शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज के रूप में समुद्रगुप्त को जाना गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनकी कुछ और भी अन्य उपाधियां जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हरिसेन ने उसे कह सकते हैं कि शास्त्र तत्वार्थ भर्तृ कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और कविराज, ये 4 अन्य उपाधियाँ भी थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया। नेक्स्ट वन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये अनुमति मांगी गई थी कहाँ पे? तो बोध गया में मंदिर बनाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने मांगी थी समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट वन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में ही माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो उन्होंने कब धारण की थी? तो ये उपाधि उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण किया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लग रहे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो अच्छा तो लगना ही है। तो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। बिल्कुल भी आप शेयर नहीं करते हो। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपको पता है कि विष्णु। ठीक है, विष्णु, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इनका अगर जो चिन्ह था गुप्त काल में, जो चिन्ह था वो क्या था? गरुड़। ठीक है, गरुड़। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? विक्रमादित्य ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो राइट आंसर हो जाता है शकों के पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद। अगला क्वेश्चन, महरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है चतुर्थ सदी में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट डाउन किया, हम इसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है और यह अपने आप में एक प्राचीन भारतीय धातु कर्म की प्रकाष्ठ है। आपको पता है कि ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें कभी जंग नहीं लगता है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य से निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 375 से 413, तो कह सकते हैं 375 से 413 यानी कि चौथी शताब्दी। ठीक है, चौथी शताब्दी। और यहाँ पे क्या है कि इतिहासकारों ने महरौली के लौह स्तंभ को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रखा है
और लौह स्तंभ में वर्णित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान और हिंसांग ने राजाओं को देखा, यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो किनके दरबार में ये आए हुए थे, ये बात पूछी जा रही है। कि फाहियान हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जबकि हिंसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि धन्वंतरी कौन थे, बताइए धन्वंतरी जो थे वो कौन थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट वन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब इसके बारे में भी मैंने छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था और यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दशावतार मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, जो कि भगवान विष्णु के संबंध रखता है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि अमरकोश के लेखक कौन है। अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। छोटा सा ये मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे। तो बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिसेन था किस शासक का दरबारी कवि था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि गुप्त काल को ही भारत का क्लासिक युग माना जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। इसका कारण ये है कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो धामेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गुप्त काल में जो सोने का सिक्का चलता था उसको किस नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से जाना जाता था, जबकि जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। कुमार संभवतम या फिर कुमार संभव, तो ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग था वो कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो ध्यान रखेंगे उस वक्त भू राजस्व का दर था उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की गई थी वो सातवाहनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन सबसे अधिक जो दिया गया वो गुप्त वंश में दिया गया। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो ये किसकी स्मृति में, तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नायक कौन था।
मालविकाग्निमित्र जो था, इसके नाटक का नायक कौन था? ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये बिहार एसआई प्री में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है किसके बारे में था? तो अग्निमित्र, इसका नायक था अग्निमित्र, और ये कालिदास के द्वारा रचित है, ध्यान रखिएगा यही पूछा गया था, ये किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी, यानी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में हुआ करता था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुप्त, ठीक है, गुप्त ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो आपने ऊपर में तो ऑलरेडी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभिघात शकुंतला आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए जानकी हरण की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कुमार दास के द्वारा लिखी गई है, ना कि कालिदास के द्वारा। तो यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक जो सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? जस्ट यही है अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से, ठीक है, एरड़ अभिलेख से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, यानी इनका क्रम किस तरह से था बताइए। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, यानी कि ये सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से अरेंज किया गया। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखिएगा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बयाना, ठीक है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है बयाना, भरतपुर। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये संचालित होता था ताम्रलिप्ति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ताम्रलिप्ति। अब यहाँ पे ताम्रलिप्ति से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि ताम्रलिप्ति या फिर ताम्रलिप्ति, ठीक है, दोनों का मतलब वही है। बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। विद्वानों का यह मत है कि वर्तमान ताम्लुक ही प्राचीन ताम्रलिप्ति था, यानी कि वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में स्थित ताम्लुक है वही पहले प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह नगर व्यापारिक निकास बिंदु था, यानी कि बंदरगाह था, पतन था, ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख सकते हैं जो कि विद्वान है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? तो देखिए विशाख दत्त की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विशाख दत्त का संबंध किससे होगा? तो विशाख दत्त का संबंध नाटक से है, ठीक है, नाटक से। अगर वारामिहिर की बात करें तो वारामिहिर जो थे खगोल विज्ञान, यानी कि बी का 3 के साथ। तो ए का 2 बी के 3 कहाँ मिल रहा है? ए का 2 बी के 3, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। बाकी देख लिए चरक को, आपको पता है चरक जो थे वो काफ़ी फेमस चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणित से संबंधित है, यानी डी का 4 के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी अच्छे तरीके से मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हम कह सकते हैं उज्जैन जो था वो विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र माना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो इसका सही संबंध हो जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, काफ़ी फेमस है इनकी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को दिया जाता है या फिर किस युग को है? दशमलव प्रणाली का जो स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था, आविष्कार इसमें किया गया था गुप्त काल में, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुप्त काल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा
गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किसने किया? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? नवनीतकम का संबंध किससे है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामगुप्त। रामगुप्त कौन था? मैं आपको बता दूं कि ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, यानी कि स्कंदगुप्त का ये बड़ा भाई था। ये चीज़ आपको याद रखना है, स्कंदगुप्त का बड़ा भाई था, यानी और याद रखेंगे समुद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, या इन्हीं एक तरफ शासक और दूसरा तरफ अभिलेख के साथ आपको मैच करना है और बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति, तो ए का फर्स्ट के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए का फर्स्ट। तो बिना सोचे समझे ए को टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी को आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ अभिलेख, ये भी सही है। स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ लेख से, और बुद्धगुप्त का संबंध पहाड़पुर ताम्रपत्र, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है सिंगल करके भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक, दूसरी तरफ उपाधि है, बताइए कौन कहाँ पे सही तरीके से मैच होगा। देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, यानी ए का फर्स्ट। तो ए का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करके निकल सकते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि, ये भी सही। स्कंदगुप्त शाक्रोपम हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर में, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी, और वो कौन था? तो सही आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सर्व राजो छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सर्व राजो चेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। नेक्स्ट वन है कि किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? अंतिम रूप से उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने जो कि विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ रचनाकार, दूसरे तरफ रचना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। आर्यभट्टियम की बात करें तो आर्यभट्ट के साथ संबंधित होगा। धन्वंतरी की बात करें तो यहाँ पे नवनीतकम धन्वंतरी के साथ संबंधित है, मैंने आपको ऊपर बताया था चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्म सिद्धांता, यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं इनके साथ। तो कुल मिलाकर देखें तो सही तरीके से मैच हो रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पंच सिद्धांत तक पूछा जाता है डायरेक्ट, वरामिहिर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई, और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? दूसरी बार इसकी मरम्मत किसके द्वारा कराई गई? तो स्कंदगुप्त के द्वारा कराई गई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन के साथ मैच होना चाहिए था, ये पॉइंट गलत है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे मेघदूतम जो कि कालिदास के साथ संबंध होना चाहिए था, जबकि भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि से हम याद रख सकते हैं कि इनकी काफ़ी फेमस है, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, श्रृंगार शतकम। ठीक है, श्रृंगार शतकम याद रखेगा, भर्तृहरि के साथ संबंधित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोज़ाना एक न्यू वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि क्यूज का राइट आंसर क्या होगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।